मानी, मैं पिया तेरी तू मानी या न मानी। मुरली के लेने दिल मेरा शीला, तार जगाए दिल के तार जगाए। राग बिखेरे जब तेरे दिल ने, राग उठाए मैंने राग उठाए। मिटने न दूंगी ये प्यार की तरानी, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। मैं पिया तेरी तू माने या न माने। प्रीत की डोरी तुम संग बांधी, तुम संग बांधी सैया तुम संग बांधी। बुझने न दूंगी प्रीत का दीपक, कितनी भी आए सैया दुनिया की आंधी। मैं नहीं बदली ये बदले ज़माने, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। दुनिया जाने तू जाने या न जाने। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते थे तो पहले माँ आँखों में काजल का टीका या कुछ कान के पीछे लगा दिया करती थी कि मेरे बेटे को नज़र ना लगे। लेकिन डॉक्टर्स की राय है कि आँखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। प्यार किसी से भी हो, मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। और ये तो है कजरे की बात, जिनको मोहब्बत हो गई है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे। अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे। उड़ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला, कुड़ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। पल में यहाँ पल में वहाँ बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ। गाँव हो कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप है हमारा सारथी, जो हमें बताएगा हम कितने सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में, जो हमें सचेत करेगा हमारे आसपास उपस्थित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से, और इस तरह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार द्वारा विकसित इस कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप को आज ही अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और अपनी सेहत तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु। गोल्डन आवर्स। कार्यक्रम चल रहा है खुशबू सुबह के गीतों के साथ। मैं हूं वंदना चौक। तेरे मुस्कुराने से पुरवाई चलती है, तेरे मुस्कुराने से पुरवाई चलती है, और तेरे आ जाने से सावन की हरियाली मिलती है।
बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए ओए मच गई धूम रे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के बदरा बदरा छाए के झूमे पर्वत हाय रे कजरा रे बदरिया को चूम के आया सावन हो झूम के आया सावन झूम के नजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी गजरा गजरा हाय भरी बिखरा जाए रे मेरा गजरा मच गई धूम रे आया सावन झूम के आया सावन झूम के जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा कंगना है कंगना लाए के घर लौट के आए रे परदेश विदेश वासे घूम के आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के घटाओं की टोली के तेरी है डोली धड़का जाए रे मेरा मनवा हाय रे साजनवा मच गई धूम रे आया सावन झूम के आया सावन झूम के और अब इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन की ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे। इस गीत के साथ ही खुशबू सुबह की कार्यक्रम अब संपन्न होता है। 5 बजने को है, आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ये आकाशवाणी है। अब आप ममता किरण से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हितधारकों के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोड मैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। कार्यसूची में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम सहित बुनियादी ढांचे, कृषि, स्थानीय विनिर्माण को ऋण उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस चर्चा में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है। पिछले महीने सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अवधि तीसरी बार बढ़ाई थी। यह अवधि 2 महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के दूसरे मसौदे को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें विभिन्न पक्षों और आम लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। पहला मसौदा वेबसाइट पर डाला गया था और 17 अप्रैल तक विभिन्न पक्षों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे। बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 8 मई कर दी गई। तब से अब तक विभिन्न पक्षों, सेवा क्षेत्र और उद्योग जगत से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के अनुसार संशोधित मसौदा तैयार किया गया है। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज भारत पहुंच जाएगी। फ्रांस की विमानन कंपनी डसाल्ट द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान ने दक्षिण फ्रांस के बोर्डियोक्स में मैरिग्नैक हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। 2016 में भारत से 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 विमानों में से 5 विमानों की ये पहली खेप है। राफेल विमान फ्रांस से भारत के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया। अपने दूसरे चरण में राफेल अल दफरा हवाई बेस से उड़ान भर के भारत पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल की भारत यात्रा में सहयोग के लिए फ्रांस की वायुसेना के समर्थन की सराहना की है। राफेल, केटेर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को स्तब्ध करने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ देश में लाए जा रहे हैं, जिनमें इजरायली हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक रडार और कम बैंड के जैमर प्रणाली शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी जंगी बेड़े में राफेल को जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी विकसित कर लिया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि 10 विमान तय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में रहेंगे। सभी 36 विमान वर्ष 2021 के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत लगातार ऐसे देशों में बना हुआ है जहां मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। यह उपलब्धि घर घर सर्वेक्षण, जांच में तेजी और मानकीकृत क्लिनिकल प्रबंधन उपायों के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गंभीर मामलों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए मृत्यु दर कम करने पर ध्यान दिया। इस दौरान क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के जरिए उच्च जोखिम जनसंख्या को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे देश भर में मृत्यु दर कम हुई। संक्रमण का जल्दी पता लगाने और उन्हें अलग रखने के बारे में केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को ठोस उपायों के साथ एम्स के विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से स्वस्थ होने की दर लगातार सुधर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में एक अस्पताल से राज्य मंत्रिमंडल की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान की सोमवार को कोरोना वायरस की जांच की गई थी, जिसमें वे संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद श्री चौहान को भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की वर्चुअल यानी आभासी बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी मंजूरी दी। यह योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी, उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इस लेके गए हैं। इसमें हमारे गांव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाथ ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर कुछ समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दुगनी 20,000 की व्यवस्था। इस तरह की योजना है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे होगा। श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना चंबल क्षेत्र की स्थिति को बदल देगी और इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मणिपुर में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान RIMS के 2 डॉक्टर और 1 तकनीशियन कल कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। RIMS अस्पताल प्रशासन ने आकाशवाणी को बताया कि अस्पताल में कुल 23 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीज शामिल हैं। ये संभवतः स्थानीय प्रसार से संक्रमित हुए हैं। इस बीच राज्य के कोविड-19 नियंत्रण केंद्र ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 31 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर संक्रमण मुक्त होने के बाद 56 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कल पश्चिमी इम्फाल में 100 बिस्तरों के नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और वहां निर्माण प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका परिचालन 3 दिनों में आरंभ हो जाएगा।
राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकार ने राज्यपाल द्वारा पूछे गए 3 बिंदुओं का भी जवाब दिया है। हालांकि सरकार ने फिर से सत्र बुलाने के लिए 31 जुलाई की तारीख प्रस्तावित की है। इस बीच भाजपा विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान उच्च न्यायालय में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है। इस बार श्री दिलावर ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले को चुनौती दी है, जिन्होंने इस विलय से संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। राज्यपाल ने सरकार से कहा है कि यदि वह साधारण परिस्थितियों में सदन बुलाना चाहती है तो 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है, अन्यथा सरकार स्पष्ट करे कि वह सदन में विश्वास मत हासिल करना चाहती है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सदन बुलाना कैबिनेट का अधिकार है और राज्यपाल उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। इस बीच बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में पहुंचना सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। कुल मिलाकर प्रदेश का राजनीतिक संकट अब बहुकोणीय हो गया है और इसके जल्द खत्म होने के आसार बहुत कम हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 12 जिलों के लगभग 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा के 11 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। अन्य प्रभावित जिले गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हैं। बाढ़ के पानी से 110 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 28 सड़कों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। उधर बाढ़ प्रभावित असम में पिछले 24 घंटे में बारिश न होने से स्थिति में सुधार हुआ है। कई स्थानों पर अब प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि अभी भी 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुरोई नदी के कटाव से प्रभावित लालपुखरी क्षेत्र का दौरा किया और विश्वनाथ जिले में भूमि कटाव सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will join stakeholders from banks and NBFCs to discuss and deliberate on vision and roadmap for the future today. The topics on agenda include credit products and efficient models for delivery, financial empowerment through technology, prudential practices and stability and sustainability of financial sector. Banking sector plays an important role in contributing to India's economic growth through financing infrastructure, agriculture, local manufacturing including MSMEs. Financial inclusion can play a big role in financial empowerment through technology. Senior officers from government will also be a part of the interaction. India is all ready to welcome the first batch of 5 Rafale jets today. The fighter jets built by French aviation firm Dassault took off from the Mérignac Air Base in southern France's Bordeaux. The fighter jets will officially be inducted and join the Indian Air Force fleet at Haryana's Ambala Air Base. The 5 aircraft batch is the first tranche of the 36 planes bought by India from France in a 59,000 crore rupees intergovernmental deal in 2016. The Rafale aircraft is covering a distance of nearly 7,000 km from France to India with mid-air refueling and a single stop at a French airbase in the United Arab Emirates, UAE. Indian Embassy in France in a statement said, delivery of 10 aircraft has been completed on schedule, but 5 will stay back in France for training mission. The delivery of all 36 aircraft will be completed on schedule by the end of 2021. Government has said that country's case fatality rate, CFR, further improves and drops to 2.25%. Union Health Ministry said India continues its march as a country with one of the lowest fatality rates in the world. This achievement is a result of effective implementation of containment strategy combined with house-to-house surveys, aggressive testing and standardized clinical management protocols. The CFR has reduced from around 3.33% in mid-June to 2.25% yesterday. The ramped-up 3-tier hospital infrastructure along with prompt and seamless patient management has helped consistent increase in the recoveries. For the 5th day in a row, India has seen more than 30,000 recoveries per day.
The focused efforts of centre and state and UT governments on early detection and isolation along with handholding by the expert teams of AIIMS, New Delhi have borne results with continuously improving recovery rate. The ministry said the recovery rate has seen a sharp increase from around 53% in mid-June to more than 64% as on yesterday. During the last 24 hours, more than 35,000 patients were discharged and the total recoveries reached to over 9,52,000. With improving daily recovery number, the gap between the recovered cases and the active cases is also persistently increasing. Presently, it is at 4,55,755. Presently, the actual active case in the country is around 4,97,000 and all are under medical supervision. Commerce Ministry has amended its export policy for personal protection equipment, PPE and masks. Under the new policy, 2 and 3 ply surgical masks and medical goggles can be exported now with certain limitations. For 2 and 3 ply surgical masks, a monthly export quota of 4 crore has been fixed by the Directorate General of Foreign Trade, DGFT. Medical goggles can be exported with a monthly cap of 20 lakh units. Government has also removed prohibition on export of face shields from the country. In our series Experts Speak on All India Radio, we bring you the views of the leading medical experts on COVID-19. Talking to AIR News Director at AIIMS in Delhi, Dr. Randeep Guleria advised the people to aggressively follow the social distancing and hand hygiene norms to check the spread of COVID-19 infection. Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. All India Institute of Medical Sciences, Delhi will hold the second session of National Clinical Grand Round CGR today. The interactive session, which will be led by AIIMS Director Dr. Randeep Guleria, aims at facilitating insightful discussion on COVID-related issues. Senior doctors of the Premier Health Institute will be discussing on the usage of antiviral and anti-IL-6 drugs in moderately severe COVID cases. Doctors from medical colleges and senior physicians from hospitals located across the country and abroad will be participating in the online session. Bombay High Court has asked Maharashtra government if it has a regulatory mechanism to ensure that private hospitals and nursing homes don't overcharge for PPE kits and other ancillary items and fleece patients during the COVID-19 pandemic. A division bench of Chief Justice Dipankar Datta and Justice Sarang Kotwal was hearing a PIL filed by Advocate Abhijit Mangade. The petitioner alleged that some private hospitals in Mumbai and neighbouring Thane district are overcharging patients for ancillary items such as PPE kits, gloves and N95 masks. The petitioner stated that his mother was admitted to a hospital in Thane for 7 days in June for non-COVID-19 treatment and he was charged 72,806 rupees for PPE kits and other items. He also referred to another incident where a patient was charged over 16,000 rupees for a period of 3 days for PPE kits and other items by another hospital at Dadar in central Mumbai. Additional government pleader Nisha Mehra told the court that the state government had on May 21 issued a resolution capping hospital bed charges and cost of other items. The bench then sought to know how the government is keeping a tab on such hospitals and nursing homes. The court directed the state government and the two hospitals to file their affidavits responding to the petition and posted the matter for further hearing on August 7. The second draft of Defence Acquisition Procedure 2020 has been placed in public domain, inviting suggestions and comments from the various stakeholders and general public. The first draft was web-hosted and comments, recommendations and suggestions were solicited from various stakeholders by April 17th. This was later extended to 8th of May. Since then, suggestions were received from various stakeholders, services and industry running into more than 10,000 pages. The amended second draft has since been finalized by the review committee driven by tenets of defence reforms announced as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan and has been placed in the public domain.
Specific comments have been sought on the amended draft by the 10th of August. The government has notified changes in foreign direct investment (FDI) norms on civil aviation. It will permit non-resident Indian nationals to own 100% stake of Air India. Last month, the government for the third time extended the deadline to bid for Air India. The deadline was extended by 2 months till August 31st. The divestment process for the national carrier was initiated on January 27th. National Investigation Agency NIA has arrested an associate professor of Delhi University in connection with Bhima Koregaon case. He will be produced before a special court in Mumbai today. The accused has been identified as Hani Babu Musaliyar Vittil Thariyal, a resident of Gautam Buddh Nagar in Uttar Pradesh. Rajasthan government has sent a proposal to Governor Kalraj Mishra for the third time to convene a session of the State Assembly. In this proposal, the government has also replied to 3 points queries asked by the governor. However, the government has again proposed 31st July date to call the House. Meanwhile, BJP MLA Madan Dilawar once again challenged the merger of 6 BSP MLAs into Congress in the Rajasthan High Court yesterday. This time, Mr. Dilawar has challenged the decision of the Speaker C.P. Joshi, who dismissed his petition related to this merger. In Jammu and Kashmir, a terrorist was killed when a group of 5 terrorists tried to sneak into this side of the fence opposite to Kalal area of Naushera sector of Rajouri district yesterday. AIR Jammu correspondent quoting official sources reports that movement of these terrorists was intercepted well before terrorists could manage to reach LOC and were engaged. The body of the killed terrorist was taken away along by his 4 associates who returned to the launch pad. The group of heavily armed terrorists was possibly a Fedayeen squad. Searches are going on in the area. In Bihar, there is no let-up in prevailing flood condition in the state. About 30 lakh people in 12 districts are affected by the floods. 26 teams of NDRF and SDRF have been pressed into service. Over 2,60,000 people have been evacuated so far. And that is the end of this news bulletin. आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। आनंद लोक कार्यक्रम में भक्ति रचनाओं के साथ मैं वंदना जोग। गले